लास्ट क्लास में अपन ने जो है कहाँ तक देख लिए थे, मूव टूल हो गया था, रेक्टेंगुलर मर्की टूल, एलिप्टिकल टूल, पॉलीगॉन लासो, मैग्नेटिक लासो टूल, ये कर लिया तुमने। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, क्विक सिलेक्शन, मैजिक इवेंट देखा था, क्रॉप टूल देखा था, पर्सपेक्टिव से हमने बिल्डिंग को सीधा करना देखा था। नेक्स्ट टूल है इसके अंदर फ्रेम टूल। तो रेक्टेंगल और सर्कल फ्रेम बना करके हम उसमें इमेज ऐड कर सकते हैं, ये फ्रेम टूल का रोल है। यहाँ से मैंने एक फ्रेम लिया और ऊपर की तरफ ऐसा कोई इमेज मुझे क्लिप करानी है, तो ये फ्रेम बनाएंगे। प्रॉपर्टी बार में यहाँ ऊपर दिखा रहा है राउंड फ्रेम एंड रेक्टेंगुलर फ्रेम। जस्ट कॉरल में जैसे पावर क्लिप करते हैं वैसा ही कमांड है ये। इससे हम पर्टिकुलर एरिया में इमेज को फिल कर सकते हैं फ्रेम में। जैसे ये मैंने एक इमेज लिया, इस इमेज में से मैं, हालांकि छोटा इमेज है काफ़ी, सिर्फ ये पार्ट लेना चाहता हूँ, ये नीचे जो ग्रीनरी वगैरह ये नहीं लेना चाहता, तो इसको ड्रैग करूँगा एक फाइल से दूसरी फाइल में। ये जैसी फ्रेम में आएगा ये ऑटोमेटिक उसके अंदर फिट हो जाएगा। ये देखिए अब इसके बाहर नहीं दिखाई देगा, ये बाहर डालेंगे तो बाहर आ जाएगा, निकल जाएगा, उस फ्रेम से बाहर आ जाएगा। वापस फ्रेम में लेना, ये फ्रेम के अंदर चला जाएगा। कंट्रोल टी करके हम इसको ऐसे बढ़ा सकते हैं। अगर और भी कोई इमेज हमें इसमें ऐड करनी हो तो इस फ्रेम में हम ऐड कर सकते हैं। ओपन करेंगे, ड्रैग करेंगे। अब देखिए ये इस फ्रेम में ऑलरेडी हमने डाल रखा है, तो अब ये नेक्स्ट इमेज नहीं जाएगी इसके अंदर। इसी को हमें एडजस्ट करना होगा। ये कहाँ जाएगी, ये इसके अंदर आ सकती है, खाली है ये इसके अंदर आ जाएगी। कंट्रोल टी करके हम इसको बढ़ा सकते हैं, ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं, फैला सकते हैं। डबल क्लिक करने पर ये ट्रांसफॉर्मेशन को रिलीज कर देगा। ये एक तरह से मास्किंग की तरह काम करता है। अब जैसे मेरे को ये फ्रेम छोटी करनी है, यहाँ से इतना काफ़ी सारा एरिया मुझे अब और इमेज नहीं डालनी है, तो F7 प्रेस करेंगे। लेयर पैलेट में देखिए यहाँ पे आपको दिखाएगा लेयर। तो अभी दोनों सेलेक्टेड हैं, तो ये इमेज भी सेलेक्टेड है और ये फ्रेम भी सेलेक्ट है। मुझे सिर्फ फ्रेम पे क्लिक करना है, तो ये फ्रेम पे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे, और यहाँ से इसको मैं छोटा कर दूँगा। तो ये फ्रेम इस तरह से हम छोटा कर सकते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अंदर की इमेज मूव होगी। अगर मैं फ्रेम पे क्लिक करता हूँ तो फ्रेम मूव होगी। ठीक है, ये इसके साथ में इमेज मूव होगी। अगर इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करता हूँ, सेंटर पे क्लिक करूँगा तो ये दोनों एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे, यानी कि फ्रेम विद इमेज, ये दोनों ऐसे मूव होगी जैसे इसके अंदर हो रहा है। तो ये फ्रेम का रोल है कि हम फ्रेम के अंदर इमेज को ऐड कर सकते हैं। चेयर ले आओ, बैठो। हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट जो हमने किए हैं वो स्पॉट हीलिंग, पैच टूल, ये किया है। नेक्स्ट है कंटेंट अवेयर मूव टूल। कंटेंट अवेयर मूव टूल काम आता है, कोई भी अपनी इमेज में से कोई कंटेंट को मूव करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो हम इस कंटेंट अवेयर टूल की हेल्प से कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास एक इमेज है, इस इमेज में मुझे डिज़ाइन कुछ इस तरह से करना है कि ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को मुझे यहाँ शिफ्ट करना है, इधर मूव करना है। तो ये कंटेंट हुआ हमारा। तो इस कंटेंट को हम इस कंटेंट अवेयर टूल की हेल्प से मूव कर सकते हैं। तो मैं ये पूरा पार्ट ऐसे सेलेक्ट करता हूँ, इंक्लूडिंग ये जो नीचे का जो पार्ट आ रहा है इसको भी सेलेक्ट किया, और इसको मैं यहाँ मूव कर लेता हूँ। तो सेम बैकग्राउंड है, सेम थीम है, मैं इसको यहाँ ऐसे मूव कर लेता हूँ। मूव हो गया। जैसे ही मैं एंटर करूंगा, ये एनालाइज करते हुए इन कलर्स को, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ मूव कर देगा बिना कोई लेयर बनाए। थोड़ा प्रोसेस इसका स्लो हो जाता है अगर इमेज हाई क्वालिटी की है। तो देखिए वहां से हमने यहाँ इसको मूव कर लिया, तो यहाँ पर जो सॉफ्टनेस थी वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिए अब बाकी का जो पार्ट छूट जाता है अपने से, उसको हम क्या करेंगे, स्टैंपिंग टूल जो मैंने बताया आपको, यहाँ से स्टैम्प टूल, क्लोन स्टैम्प टूल, इस टूल की हेल्प से हम टूल टिप को बड़ा करके और एजेस को ये ऐसे मिलाते हुए सॉफ्ट कर देंगे और इसको मिला लेंगे ऐसे।
जहां पर भी कट दिखाई दे रहा हो। अब देखिए स्टैंपिंग से क्या हो रहा है, हार्ड कलर आ रहा है। तो इस हार्ड कलर को सॉफ्ट कलर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं इसको एक बार अंडू कर देता हूं, कंट्रोल Z से जो स्टेप है वो पीछे हो जाएंगे। अब ये चीज़ मुझे हटानी है, यहाँ से सॉफ्टनेस यूज़ करनी है, इसकी ट्रांसपेरेंसी भी रखनी है, डार्क कलर नहीं लेना है। तो यहाँ से ओपेसिटी कम कर दीजिए, किसकी, जो हमने स्टैम्प टूल ले रखा है क्लोन स्टैम्प टूल उसकी। तो अब ऑल्ट के साथ में हम ये स्किन उठाएंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे। देखिए ट्रांसपेरेंसी के साथ में आएगा, डार्क कलर नहीं आएगा, थोड़ा लाइट कलर आएगा। तो उसको हमें मल्टीपल टाइम ऐसे क्लिक करते हुए ऑल्ट एंड लेफ्ट क्लिक से मर्ज कर देंगे इस तरह से। ये कंटेंट अवेयर टूल का रोल है। और भी कई इमेजेस ऐसी होती है जिसमें हमें चेंजेस करना होता है, तो कंटेंट अवेयर टूल की हेल्प से हम कर सकते हैं। यहाँ से हम कोई और एक इमेज पे इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं कि भाई क्या क्या हो सकता है। या इसी को लेके देखते हैं। अब ये जो सैटेलाइट इसके अंदर दिखा रखा है, इसमें जो लाइंस आ रखी हैं ये तो चेंज होंगी नहीं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से उठा के हम यहाँ मूव कर सकते हैं इस कंटेंट अवेयर टूल की हेल्प से। तो इसके आसपास में थोड़ा सा ऐसे लेते हुए हम ड्रॉ करेंगे सिलेक्शन। अब इसको उठाऊंगा मैं यहाँ ले आऊँगा ऐसे, तो एक बार तो दिखाएगा ये पोजीशन है, एंटर करने पर इसको फाइनल कर लेगा एनालाइज करते हुए। तो यहाँ पर क्या करेगा, इसके आसपास की जो स्किन है ये ग्रास, इसी को ही मर्ज अप कर देगा। तो ये एक प्रकार का जो है स्टैंपिंग ही है, एक तरह की स्टैंपिंग ही हम क्लोनिंग कर रहे हैं, वही चीज़ है। तो देखिए ये यहाँ पे इसके अंदर इमेज में लाइंस थी, तो इन लाइंस को जैसा मिल रहा है वैसा इसने मिला लिया, परफेक्टली नहीं मिलाएगा। तो ऐसा जो हेजी टाइप बैकग्राउंड हो वहाँ पर तो ये अच्छा काम करेगा, मतलब स्काई बैकग्राउंड पे ये बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। मैं जस्ट इसको उठाता हूँ कंटेंट अवेयर टूल की हेल्प से, सेम ग्राउंड पे इसको मैं प्लेस करता हूँ। भाई इसका मैं डायरेक्शन चेंज करना चाहता हूँ, ये उठाया मैंने, इसको मैंने यहाँ लगाना है तो मैं यहाँ लगा देता हूँ, इतना दूर ये यहाँ ले आता हूँ। छोटा बड़ा भी कर सकते हैं हम, यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं इसको, इस तरीके से ऐसे रोटेट कर सकते हैं। एंटर करेंगे, ये इसके साथ ये जो बाहर की जो लाइंस दिख रही हैं ये इसके स्काई के साथ में मर्ज हो जाएगी और वहाँ से ये हट जाएगा। क्यों नहीं बना सकते, इसके अंदर लाइन टूल है, उससे आप बना सकते हो। अभी अपन ने वो टूल अभी किए नहीं है। यहाँ पर ये जो टूल आ रहा है इसमें ये जो लाइन टूल है, यहाँ से हम ये लाइंस बना सकते हैं। तो 1 पिक्सल की वाइट कलर के अंदर जो आउटलाइन है, अभी स्ट्रोक नन कर रखा है, स्ट्रोक को मैं कलर ऑन कर देता हूँ, 1 पिक्सल है, यहाँ से आप लाइन बना सकते हो। ऐसे बन गई। तो इस तरह से आप खुद भी लाइनें बना सकते हो। ये लाइन टूल है, शेप मोड में काम आता है, ये शेप मोड में काम आएगा ये। तो आप खुद भी लाइंस बना सकते हो। तो बेसिकली बताने का ये है कि कंटेंट अवेयर टूल से हम क्या कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट को इधर उधर हम शिफ्ट कर सकते हैं एक ही इमेज में, ठीक है। और इससे बेटर करना है तो हमारे पास सिलेक्शन टूल है, हमारे पास हीलिंग टूल है, क्लोन स्टैम्प टूल है, उससे भी हम कर सकते हैं। कॉपी पेस्टिंग से भी हम ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था कंटेंट अवेयर टूल के बारे में। इसके बाद में हमने किया था आई ड्रॉपर टूल किया था, कलर सैम्पलर किया था, रूल किया था, रूलर, नोट्स टूल किए थे, ब्रश टूल बताया था मैंने। ब्रश टूल की प्रॉपर्टी हमको कहाँ से मिलेगी, F5 प्रेस करने पर ब्रश का जो पूरा पैनल ओपन हो जाएगा। हम ब्रश कहाँ से डिफाइन करेंगे, सेलेक्टेड एरिया में हम डिफाइन ब्रश प्रीसेट कर देंगे, तो वो जो भी हम ब्रश में डालना चाहते हैं वो ब्रश में ऐड हो जाएगा। ये हमने किया था। कलर रिप्लेसमेंट टूल से हमने कलर रिप्लेस करना सीखा था। कोई भी इमेज में कलर रिप्लेस करना हो तो वो हम इससे कलर रिप्लेसमेंट टूल से कर सकते हैं। इसके अंदर की जो ये लाइंस हैं या जो स्टेप्स हैं ये चेंज नहीं होंगे। जैसे ये इसका कलर चेंज करना है, नदी का कलर चेंज करना है, तो मैं एक सिलेक्शन बना लेता हूँ
मैजिक वैन टूल से इतना इतना यहाँ से यहाँ पर इसका कलर मुझे करना है, सपोज कीजिए ग्रीन कलर करना है, तो मैं यहाँ से ग्रीन कलर लूँगा। ब्रश टूल लूँगा कलर रिप्लेसमेंट टूल की हेल्प से, फेदर दे देंगे सिलेक्शन में, नहीं तो हार्ड कलर आएगा उसकी जगह पर, एक का ही दे देते हैं। अब हम इस कलर पे ऐसे फ्लो करेंगे इसको, ब्रश को। तो सिलेक्शन बना करके करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। हम बिना सिलेक्शन के भी कर सकते हैं कलर चेंज। मैं जैसे बिना सिलेक्शन के करता हूँ, थोड़ा सा मुझे ब्रश की टिप छोटा बड़ा करना पड़ेगा, और हमारा ब्रश थोड़ा अगर बाहर भी जाता है तो ये कलर बाहर भी जा सकता है ऐसे, इसलिए सिलेक्शन बना के करना ज़्यादा बेटर रहता है। तो परफेक्ट सिलेक्शन बना के करो और भी अच्छा आएगा। मैजिक बैंड से करना है, रफ एरिया में करना है, तो आप इस तरह से कर सकते हो। कोई भी यूनिफॉर्म अगर किसी ने पहन रखा है उसका कलर चेंज करना है, तब भी आप ये कलर रिप्लेसमेंट टूल को यूज़ कर सकते हो। जैसे ये वाइट कलर का पहन रखा है, इस पे हमें कलर चेंज करना है। मैं सिलेक्शन नहीं बनाऊंगा, पर आपको सिलेक्शन बना के करना है इसी चीज़ को। तो एक ही फोटो को अलग अलग कलर में प्रेजेंट करना हो, वहाँ ये कलर रिप्लेसमेंट टूल काम आएगा कि भाई अगर ये कपड़ा अगर ग्रीन कलर में होता तो कितना अच्छा लगता, या रेड कलर में तो होता। मैंने भेजा था ना लिंक, आपको भेजा था मैंने कोरल वाला था लिंक। ये देखिए अंदर कलर, जो इसके अंदर की जो सलवटें हैं वो बिल्कुल चेंज नहीं होंगे। तो इस तरह से हम अलग अलग कलर में एक ही फोटो को प्रेजेंट कर सकते हैं। ये है कलर रिप्लेसमेंट टूल कोरल। कहाँ मैंने सिलेक्शन नहीं किया ना, देखो मैंने सिलेक्शन नहीं किया। अगर सिलेक्शन करूंगा तो अच्छा आएगा, ये वाइट कलर का बैकग्राउंड नहीं आएगा। ये जो इसके अंदर जो प्लस का जो साइन है, इसको ध्यान रखना है कि भाई ये आपका कहाँ प्लेस हो रहा है। अब जैसे यहाँ नहीं आ रहा है, ये देखिए यहाँ नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ प्योर वाइट है, हल्का सा भी उसमें ग्रे का परसेंटेज नहीं है। तो एग्जैक्ट वाइट एंड एग्जैक्ट ब्लैक, जिसे कहते हैं जेट ब्लैक, उस पर भी ये काम नहीं करता है। और एकदम प्योर वाइट होगा, कंप्लीटली वाइट, ऐसा वाइट होगा 0% होगा, तो वहां पे ये कलर नहीं चढ़ाएगा। लेकिन थोड़ा सा हल्का सा ग्रेइशनेस होना चाहिए। जैसे यहाँ पर वाइट है वाइट, लेकिन थोड़ा सा ऑफ वाइट है, तो ऑफ वाइट पे ये जल्दी कलर पकड़ लेगा, प्योर वाइट पे नहीं पकड़ेगा। जैसे यहाँ नहीं ले पा रहा है तो नहीं लेगा ये, ठीक है। तो ये इस कलर रिप्लेसमेंट टूल की का मतलब है ये, ठीक है। तो ये हमने किए थे। नया जो हमने किया है वो क्या किया है, फ्रेम टूल। किसी भी फ्रेम में बना करके कोई भी दूसरी इमेज ऐड करना। ये मैंने फ्रेम बनाया यहाँ से सर्कल, और यहाँ मैं कोई और इमेज भी ऐड कर सकता हूँ। ये मैंने अभी बताया, जो लेट आए हैं उनके लिए मैं वापस बता रहा हूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे फ्रेम पर, इसको ड्रैग करेंगे और यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे ऐसे। इमेज साइज काफ़ी बड़ी है जो हमने फ्रेम बनाया, उससे कंट्रोल टी करते हुए इसको हम छोटा करेंगे। ये देखिए इसके अंदर चला जाएगा। इसको हम एडिट कर सकते हैं। F7 पैलेट पे जाएंगे, यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, सिंगल क्लिक करेंगे तो ये लेयर फ्रेम 1 पे लेयर के अंदर चला जाएगा, ये इसके अंदर चला जाएगा। अगर हम यहाँ क्लिक करते हैं तो इसकी फ्रेम को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये मैंने बताया था, इस फ्रेम का रोल सिंपल सा यही है कि किसी भी रेक्टेंगल और सर्कल मोड में इमेज को क्लिप करना। पावर क्लिप की तरह कमांड है ये। हाँ, कोरल ड्रॉ में जो पावर क्लिप है इसके अंदर भी ये फ्रेम नाम से कमांड दे रखा है। अब जैसे मेरे को ये बताना रह गया कि भाई जब भी हम फाइल 2 या 4 फाइल ओपन करते हैं तो ऐसा टैब मोड में आ जाता है। तो ये टैब मोड में ना आए, उसके लिए हमें इसकी प्रेफरेंसेस चेंज करनी होगी कि ईच एंड एवरी फाइल के लिए अलग से ही टैब खुलना चाहिए, कंटिन्यूस टैब में ना आए ये। तो मैं एक बार वापस बंद कर देता हूँ इन सबको, और इसकी प्रेफरेंसेस चेंज करेंगे। एडिट मेन्यू में जाते हुए, एडिट मेन्यू, प्रेफरेंसेस, प्रेफरेंसेस में हम यूज करेंगे जनरल।
जनरल में यहाँ पे नीचे दे रखा है इंटरफेस, हम वो जो काम कर रहे हैं फोटोशॉप के इंटरफेस पे काम कर रहे हैं, तो हमें वो इस इंटरफेस को चेंज करना है। इंटरफेस पे जाएंगे, यहाँ पर तो कलर थीम दे रखी है, कलर क्या यूज करना है आपको वो यूज कर सकते हो। वर्क स्पेस, आपका वर्क स्पेस क्या है, यहाँ पर आपको मिलेगा एनेबल फ्लोटिंग डॉक्यूमेंट विंडो डॉकिंग, ये ऑप्शन ये एनेबल किया हुआ है, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, इसके अलावा और भी ऑप्शन है, टूल्स को आप सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, कोई शॉर्टकट अगर आपको बनाना है तो शॉर्टकट भी आप बना सकते हो। उसके लिए हमें ये तो ओके करना होगा, शॉर्टकट के लिए यहाँ आना होगा कीबोर्ड शॉर्टकट। पहले ये प्रेफरेंसेस में हुआ करता था, अब इसके अंदर ये नए वर्जन में ये बाहर ही दे रखा है। तो आप अपने हिसाब से भी शॉर्टकट्स बना सकते हो, जो कमांड आपका रेगुलर और बार बार काम आ रहा है तो उसका एक कीवर्ड आप सेट करके बना सकते हो। वैसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि फोटोशॉप में काफ़ी सारे कमांड हैं जो शॉर्टकट्स में डिफाइन किए हुए ऑलरेडी। आप अगर कोई चेंज करने भी जाओगे सपोज कीजिए तो वो बता देगा पहले से ही असाइंड है, फिर भी आप करना चाहते हो तो उसमें से हट जाएगा, जो उसका डिफॉल्ट है वो शॉर्टकट हट जाएगा और आपका फिर ये शॉर्टकट रह जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत हो तब करो, नहीं तो इसके अंदर मैक्सिमम शॉर्टकट्स हैं जो मैं बता रहा हूँ वो भी नोट करते जाइए, वो उसी को काम में लीजिए। तो अब हम इसमें जैसे इमेज ओपन करते हैं, इसको ओपन करते हैं, एनेबल डॉकिंग विंडो हमने ऑन किया हुआ है। अगेन ओपन करते हैं एक और फाइल, टैबिंग ऑन हुआ या नहीं हुआ, ऑफ हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ, इट मीन्स वर्क स्पेस डॉकिंग विंडो एनेबल फ्लोटिंग विंडो डॉकिंग ऑफ किया हुआ है, फिर भी नहीं कर रहा है। एनेबल एनेबल एनेबल, ओके सॉरी, ये ऑफ करना था साथ साथ में। ओपन डॉक्यूमेंट्स एज टैब्स, डॉकिंग के साथ साथ में टैब में भी ओपन होना चाहिए, सिंगल टैब में ओपन होना चाहिए। ये किया ओपन, देखिए ये हो गया अलग से टैब। नेक्स्ट, इसके वर्क स्पेस पर डबल क्लिक करके भी हम ओपन कर सकते हैं, ये हो जाएगा नेक्स्ट टैब। तो डॉकिंग भी ऑफ करना होगा और टैब भी हमें ऑफ करना होगा ताकि अलग टैब में आए ये पूरा से। तो इस तरह से हम प्रेफरेंसेस में जा करके हमारे हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। यूनिट हम चेंज करना चाहें तो यही यूनिट के लिए हम यूज़ करेंगे, प्रेफरेंसेस में जाएंगे और यूनिट्स एंड रूलर्स दे रखा है, यहाँ से हम यूनिट्स चेंज कर सकते हैं। रूलर की यूनिट क्या हो, टाइपिंग जब करते हैं फॉन्ट जो टाइप करते हैं उसकी पॉइंट्स के अंदर लेते हैं, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, इंच में नहीं लेते हम। वो टाइप यहाँ पे दे रखा है, टाइपिंग के लिए फॉन्ट क्या टाइप लेना चाहिए, इंचेस लेना चाहिए, पिक्सल लेना चाहिए, मिलीमीटर, इसमें पॉइंट्स डिफाइन कर रखा है बाय डिफॉल्ट, वही रखना है। प्रिंट का रिजोल्यूशन डिफॉल्ट दे रखा है 300 और स्क्रीन का मतलब ये स्क्रीन पे जो दिखाई दे इमेज 72 पिक्सल्स तक इक्वल सही दिखाई दे, फिट ऑन स्क्रीन जो करते हैं, कंट्रोल 0 करते हैं वो मोड में ये 72 dpi के अंदर इसको शो करता है। कॉलम और विड्थ जो है, कॉलम और ये जो इसके गटर साइज है वो काम आएगा बुक पब्लिशिंग के अंदर, इसमें काम नहीं आएगा। तो इस तरह से यूनिट्स चेंज कर सकते हो। दूसरा एक चीज़ और है इसके अंदर मेमोरी का, कई बार ये स्क्रैच डिस्क फुल कह देता है, कमांड हम लगाते हैं फोटोशॉप में, हालांकि ये आजकल तो नहीं आता कि हम जो मैक्सिमम रैम का यूज़ करते हैं 4 GB 8 GB अच्छी खासी उसमें स्टार्टअप मेमोरी होती है अपनी, और टेराबाइट के अंदर अपनी हार्ड डिस्क का होता है स्पेस, और सी ड्राइव में खूब सारा स्पेस अवेलेबल होता है। तो ये आजकल ये प्रॉब्लम नहीं आती, पहले आया करते थे कि भाई 2 GB में काम कर रहे हैं और हमने फाइलें 5-6 ओपन कर रखी हैं, 2-3 एप्लीकेशन साथ साथ में साइमल्टेनियसली हम चला रहे हैं। तो वहाँ ये क्या करता है कि कमांड्स को एक्सेस करने के लिए मेमोरी को यूज़ करता है, और वो मेमोरी अलॉट हुई हुई होती है दूसरे ओपन एप्लीकेशंस में या दूसरी ओपन फाइल्स में। तो उस कंडीशन में उस कमांड के लिए स्पेस नहीं मिलता है, उसको मेमोरी नहीं मिलती है, तो वो कहता है स्क्रैच डिस्क फुल। जो कमांड के लिए इन्होंने मेंशन कर रखी है वो फुल हो चुकी है, या तो वो फाइलें बंद करो, जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस ओपन कर रखी है वो बंद करो, और उसके बाद में आप अपना वो कमांड लगाना, कमांड लगाइए, कर लेगा। तो उस कंडीशन में हम यहाँ से इसकी स्क्रैच डिस्क का जो ऑप्शन है यहाँ से आके चेंज कर सकते हैं कि सी ड्राइव में हमें लगता है कि हमारा एक अभी इसके अंदर बता रहा है 131 GB स्पेस फ्री है, तो मेरे को तो मैसेज देगा नहीं है। आपकी सी ड्राइव में मान लीजिए आपने खूब डेटा भर रखा है, डेस्कटॉप में भी अगर आपने मूवीज़ डाल रखी है, गाने डाल रखे हैं, तो पता चला 1 GB रह गया आपका सी पार्टीशन, सी में जो सारे प्रोग्राम इंस्टॉल हो रखे हैं, और यहाँ पर भी मेंशन कर रखा है सी, तो ये स्क्रैच डिस्क फुल का मैसेज देगा। तो वहाँ आप यहाँ आके इसको चेंज कर सकते हो उस चीज़ के लिए कि भाई मेरे डी में या जी में मैक्सिमम जगह खाली है तो मैं उसको असाइन कर दूंगा। ये काम कब करेगा, जब हम असाइन कर चुके होंगे, असाइन करने के बाद में इसको एप्लीकेशन को एक बार रीस्टार्ट करना होगा, तब ये चीज़ स्क्रैच डिस्क फुल वाला ऑप्शन कमांड नहीं आएगा।
तो यहाँ से हम स्क्रैच डिस्क फुल से इसकी मेमोरी का जो है यूज कर सकते हैं। स्टार्टअप दे रखा है कि भाई स्टार्टअप यानी कि जो रैम है वो 8 GB 4 GB जो भी वो, और उसके बाद में जो आपका सी ड्राइव में स्पेस फ्री बचा हुआ है वो, इसको लेते हुए ये काम करेगा। तो मैक्सिमम हम, जैसे मैंने कोरल भी खोल कर रखा है, मैंने जूम भी ओपन कर रखा है, मैंने OBS का जो रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर है वो भी ऑन कर रखा है, मेरा गूगल क्रोम भी चल रहा है। मीन्स क्या हुआ, 4 एप्लीकेशन यूज हुई, 8 GB की रैम है, तो वो रैम उसमें डिस्ट्रीब्यूट होती है, कमांड्स उसमें उसके लिए हिसाब से मेमोरी उसको एलोकेट हो जाती है। अब इससे ज़्यादा ओपन करूंगा या इसकी कैपेसिटी 8 एप्लीकेशन से ज़्यादा की नहीं है, तो उससे ज़्यादा करूंगा तब ये स्क्रैच डिस्क फुल का मैसेज आ सकता है। तो इस कंडीशन में हम यहाँ से इसका स्क्रैच डिस्क का ऑप्शन चेंज कर सकते हैं कि भाई गो फॉर ई ओनली, सी में जाए ही ना, ठीक है। तो ये आपका मिल जाएगा इसके अंदर कि भाई, हालांकि इसमें मेरे 4 GB और 11 GB है, जबकि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सी में ही है, तो मेरे ये एरर नहीं आएगी। तो बेटर है कि आप एक तो अपनी जो प्रोग्राम्स हैं कम से कम खोलो, 1 या 2 खोलो, जिससे कि आपका काम हो, स्मूथली काम हो। और फिर भी अगर खोलना है करना है तो रैम मैक्सिमम होनी चाहिए, हार्ड डिस्क सी ड्राइव में स्पेस मैक्सिमम खाली रखो। जो भी डेटा आपका फाइलें हैं, आप जो बना रहे हो, फाइल फोल्डर बना रहे हो, जो भी सेविंग कर रहे हो, उसको आप डी में, ई में, जो अदर पार्टीशन है उसमें रखो, चाहे मूवीज हो, चाहे सॉन्ग्स हो, चाहे आपका कलेक्शन हो, कोई भी डिजाइन वगैरह का, वो सब उसमें रखो। सी में सिर्फ इंस्टॉलेशन पार्ट होना चाहिए, विंडोज और जो अपन प्रोग्राम यूज कर रहे हैं सिर्फ वही होना चाहिए, जिससे कि हम स्मूथली काम कर सकें, ठीक है। तो ये एक पार्ट बताना जरूरी था कि भाई कई बार ये दिक्कत आपको आ सकती है कि आपने सी भर दिया, आपको नहीं मालूम है, डेस्कटॉप डाले, डेस्कटॉप क्या है, वो सी का ही पार्ट है एक्चुअली, वो सी में ही स्टोर हो रहा है, डी में नहीं हो रहा है या ई में नहीं हो रहा है। आपने अपनी कन्वीनियंस के लिए उसको क्या कर रखा है, डेस्कटॉप पर डाल दिया, कुछ नहीं करना है, बस डेस्कटॉप में फाइल पड़ी, ओपन करना, काम ओके, तो उससे वो डेस्कटॉप फुल होता रहता है, सी फुल होती रहती है, इसलिए इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। तो ये था स्क्रैच डिस्क के बारे में। अब हम आते हैं नेक्स्ट टूल, हमें क्या देखना है, हिस्ट्री ब्रश टूल। मैंने बताया था इसके अंदर 20 स्टेप तक हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, हमारे जो भी कमांड है उनको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये हिस्ट्री ब्रश टूल में जब ओपन करते हैं तो लास्ट कमांड अंडू हो गया है। कैसे देखेंगे, विंडो मेन्यू में जाएंगे, हिस्ट्री पायलट ओपन करेंगे। ये हमने अभी तो सिंपल से इसमें किया क्या है, खाली ओपन ही तो किया है। जैसे जैसे मैं स्टेप बढ़ाता जाऊंगा, देखिए मैं यहाँ पे स्टैंपिंग कर रहा हूँ ऐसे, तो ये देखिए बढ़ रहा है, पायलट में कमांड्स बढ़ रहे हैं। मैंने ब्रशिंग किया, ठीक है, कमांड्स उसके अंदर रिकॉर्ड हो रहे जा रहे हैं। मैंने आर्ट हिस्ट्री ब्रश यूज़ किया, आर्टिस्टिक करने के लिए इसको मैंने ये आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल यूज़ किया। तो देखिए स्टेप बढ़ते जा रहे हैं। क्या करेंगे, कंट्रोल जेड से क्या हो रहा है, ये स्टेप बैकवर्ड हो रहा है। ये इससे पिछले वर्जन में कंट्रोल शिफ्ट से होता था, इस वर्जन में 2020 वर्जन में कंट्रोल जेड से। तो मैंने आपको पहली क्लास में कहा था इसमें कंट्रोल जेड एक बार ही काम करता है बिल्कुल, इससे पहले वाले वर्जन में करता है। इस वर्जन में इन्होंने क्या करा है कि जो स्टेप बैकवर्ड का जो कमांड है, जो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में जेड यूज करते थे तब होता था, अब इसको डायरेक्ट दे दिया, कंट्रोल जेड पर दे दिया है। तो कंट्रोल जेड किया, खत्म हो गया, अपने लास्ट मोड पर आ गए। मुझे वापस एंड मोड पर आना है कि भाई जहां मैंने एडिटिंग की थी वहां तक आना है, तो कंट्रोल शिफ्ट जेड कीजिए। ये देखिए कंट्रोल शिफ्ट जेड में दे दिया। अब इसने इन्होंने क्या करा, उल्टा कर दिया है। जो कंट्रोल जेड कमांड है एक बार होता था, उसको कंट्रोल शिफ्ट जेड की तरफ कर दिया, और कंट्रोल शिफ्ट जेड को अपोजिट कर दिया कि वापस फॉरवर्ड आने के लिए, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, स्टेप बैकवर्ड एंड स्टेप फॉरवर्ड, ये चीज होती है इसमें। तो ये हिस्ट्री पायलट से हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि जो हमने कमांड दिया कि भाई मैंने क्लोनिंग यहाँ तक की है तो यहाँ तक कमांड लेना है, तो इसके बाद वाले सारे कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर अपना आ गया। अब देखिए मैंने माउस यहाँ पे क्लिक किया है, इट मीन्स यहाँ तक कमांड ओके है। उसके बाद में मैं नया ब्रश यूज कर लेता हूँ, ये ले लेता हूँ ऐसे, तो क्या हुआ, बाकी सारे गायब हो जाएंगे और ये कमांड अपना कंटिन्यू हो गया। अब देखिए मैंने ये किया, ये तो इसको हम बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। कैसे, वो मैं बता देता हूँ आपको कि मुझे कोई कलर करेक्शन करना है और हिस्ट्री ब्रश टूल को काम में लेते हुए करना है, तो कोई ऐसा इमेज लेते हैं, इसको नहीं लेते हैं तो ऑलरेडी ब्राइट है, कलर में जो डल इमेज हो वैसा लेते हैं। ऐसा कोई डल इमेज, इसको ले या इसको ले, इसको ले लेते हैं, ये थोड़ा डल दिख रहा है, ओके, बहुत छोटा है।
ये फिर भी ठीक है। तो अब इसमें मैं कलर करेक्शन करता हूँ। तो कलर करेक्शन करने में हम क्या करते हैं, कंट्रोल एल, कंट्रोल एम, कंट्रोल बी, इन तीनों में से कोई भी कमांड यूज़ करते हैं। मैंने बताया कंट्रोल एल लेवल्स कंट्रोल कर सकते हैं, आरजीबी तीनों लेवल्स अगर बढ़ाने हो। तो ये जो मिड पॉइंट है इससे हम कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है, बैकग्राउंड पर भी हो रहा है, फेस पर भी हो रहा है, बालों पर भी हो रहा है। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ। जो कलर मुझे चाहिए वैसा मैं कलर कंट्रोलिंग में कर देता हूँ। ग्रीन कलर को भी मैं, तो अब मुझे ये कमांड तो सिर्फ फेस पे लगाना था, जहां स्किन एरिया है मुझे सिर्फ स्किन एरिया पर ही मुझे कलर करेक्शन करना था, लेकिन हो कहाँ गया, पूरी इमेज को हो गया। तो क्या करता मैं, या तो फिर स्किन सेलेक्ट करता, सिलेक्शन बना के पॉलीगोनल सिलेक्शन टूल से बना के फेदर देके फिर कलर करेक्शन करता, ताकि सिर्फ स्किन एरिया पर ही वो कलर अप्लाई होता। या फिर मैं हिस्ट्री ब्रश टूल यूज करता। देखिए मैंने हिस्ट्री ब्रश टूल से मतलब ओपन किया, हिस्ट्री प्लस प्लस ओपन किया, यहाँ पे फाइल बता रहा, क्या बता रहा, ओपन, और एक क्या बता रहा, लेवल। दो चीज यूज की है। और हिस्ट्री ब्रश की पोजीशन कहाँ बता रहा है, यहाँ बता रहा है। कहाँ बता रहा है, इमेज के बाहर। ये अपना हिस्ट्री है। मतलब अगर मैं यहाँ लाके क्लिक कर देता हूँ तो ये सारे कमांड कैंसिल हो जाएंगे। जो भी मैंने कमांड लगाया लेवल का खत्म हो गया वो। ठीक है, तो अब क्या करें, कमांड तो खत्म कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लाते हैं इस ब्रश को, वहां से उठा के यहाँ ले आएंगे, यहाँ क्लिक करूंगा। अब हिस्ट्री ब्रश टूल जो है यही, इसी हिस्ट्री ब्रश टूल को मैं लूंगा, वाई इसका शॉर्टकट है, टूल बड़ा करूंगा, इसको वहीं चलाऊंगा जहां मेरे को कलर अप्लाई करना है। तो कलर कमांड का ये रहा लेवल्स में, ब्रश कहाँ डाल दिया मैंने, इस लेवल पर डाल दिया है। ठीक है, अब मेरे को सिर्फ यहाँ करना है, इस ब्रश को टूल को चलाना है बस। तो बाकी एरिया में कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसका स्किन एरिया पर ही मुझे कंट्रोल करना है। थोड़ा बहुत हल्का बहुत बालों पे आएगा तो भी इतना पता नहीं चलेगा। तो बिना सिलेक्शन के भी आप पर्टिकुलर एरिया में कलर करेक्शन कर सकते हो। कमांड तो वही काम आ रहा है लेवल वाला, लेकिन ये हिस्ट्री पैलेट में आ गया है। यानी कि अब आप इस हिस्ट्री ब्रश को जहां चलाओगे वहां वहां ये कलर चेंज होगा। अगर मैं जीन्स पे चलाता हूं जीन्स पर भी आएगा। तो आप खुद तय कर सकते हो कि भाई ये जो कमांड है ये कमांड पर्टिकुलर एरिया में चलना चाहिए। तो हिस्ट्री ब्रश का ये रोल है। हेलो, 12 बजे। हाँ, ये इसका टूल का रोल है। ये हम कहाँ पे काम में लेते हैं, जैसे शादी की एल्बम बनती है, फोटो एल्बम बनती है, तो उसमें कलर हमें शो कराना हो ग्रे, बाकी सब कलर रहना चाहिए। तो आप क्या कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट यू कीजिए, पूरा ग्रे हो जाएगा। ठीक है, तो हिस्ट्री ब्रश टूल को यहाँ ले आइए और लास्ट कमांड पे चले जाइए। आप जो हमने कमांड लिया उससे बिफोर लास्ट कमांड पे चले जाइए। ठीक है, यहाँ आ जाइए। यहाँ आने के बाद में ये जो ब्रश टूल है इसको आप चलाइए, ये हो गया ग्रे। तो ज्वेलरी डिजाइनर क्या करते हैं कि उनको मॉडल से मतलब नहीं है, उनको अपनी ज्वेलरी को शो कराने से मतलब है। मॉडलिंग उन्होंने करवा लिया, अब सिर्फ उनको हाईलाइट कराने के भी हमारा जो गोल्डन ज्वेलरी जो पहन रखा है उसी को हाईलाइट कराना, बाकी को हमें नहीं कराना है। तो उसको कलर रख लेंगे, बाकी पूरा ग्रे कर देंगे। बिल्कुल होता है। तो उसका ये हिस्ट्री का काम क्या है, कमांड को अंडू करने का है, लेकिन उसको हमने क्या कन्वर्ट कर दिया, जहां हम चाहें वहीं पे अंडू करें, बाकी जगह पे। ये अंडू का ही लेवल हो एक तरह से, कि जहां हम चाहें वहीं अंडू हो, बाकी जगहों पे ना हो, बाकी एज इट इज रहे। तो वहां हम इस हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज कर सकते हैं। क्लियर है। आर्ट हिस्ट्री ब्रश तक कोई इतना खास नहीं लगता है मेरे को, कारण कि ये क्या करता है, कलर को लिक्विफाई कर देगा, कलर फैलाने का काम करता है। मतलब आप इसको बैकग्राउंड बनाने के काम में ले सकते हो। जैसे मैंने किया है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया हुआ माउस को, जहां जहां ले जा रहा हूं कलर डिस्ट्रॉय कर रहा है। एक तरह से बैकग्राउंड बनाने के काम में ले सकते हो इस चीज को। ये इस आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल का रोल है, जस्ट टू क्रिएट अ बैकग्राउंड फॉर सेम कलर। अगर इसी इमेज का मुझे बैकग्राउंड बनाना है तो मैं ये लेता हूँ,
और कटआउट में ले लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आई, ये मैंने लिया। फेदर वेदर जो भी देना है इसका दे देता हूँ, एक का ही दे देता हूँ। कंट्रोल सी, कंट्रोल डी, देन वाई, आर्ट स्ट्रीप ब्रश टूल, इन्हीं कलर्स को मैं फैला देता हूँ। अभी देखिए ब्लैक एंड व्हाइट क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी भी ब्रश मेरा यही है, वो कलर नहीं आ रहा है। इस ब्रश को वापस यहाँ ला के रखो, काम खत्म हो जाए तब, ताकि ये उन कलर्स को ऐसे करे। तो हमने ये बैकग्राउंड बना लिया, कंट्रोल वी कर दिया, ये एक नया बैकग्राउंड तैयार हो गया। ये आर्ट स्ट्रीप ब्रश टूल का रोल है, मुझे इतना कोई खास पसंद नहीं है ये। ठीक है, हम बैकग्राउंड कुछ भी दूसरा भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हम यही बनाएं, इसी थीम का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए इसी के ऊपर आ रहा है, ये हमने लेयर के ऊपर ही काम में ले लिया, इसको इसी लेयर पे काम में ले लिया, नीचे लेना चाहिए था। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड करते हुए वापस पीछे आएंगे, कंट्रोल शिफ्ट जेड, कंट्रोल वी, सेलेक्ट बैकग्राउंड और कलर चेंज कर दीजिए आप इस तरह से। यह है आर्ट स्ट्रिप ब्रश टूल का रोल। ठीक है, तो ये था आज की क्लास के बारे में। नेक्स्ट हम अगली क्लास में देखेंगे।